कहानी शुरू होती है 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में। उनके पिता मुंशी शारदा और माता राम दुलारी देवी एक अत्यंत धार्मिक और सरल महिला थी। जी हाँ, जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ उसी तारीख को एक और महात्मा ने जन्म लिया था। बचपन में ही पिता का साया उठ गया। घर की माली हालत ऐसी थी कि स्कूल जाने के लिए नदी पार करने के पैसे नहीं होते थे। कल्पना कीजिए उस बच्चे की जो अपने कपड़े और किताबें सिर पर बांधकर तैरकर गंगा पार करता था ताकि नाव वाले को देने के लिए एक पैसा बच सके। ये गरीबी थी, लेकिन इसी गरीबी ने उन्हें लोहा बना दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका असली सरनेम शास्त्री नहीं था, उनका नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव। लेकिन बचपन में ही उन्होंने जाति प्रति के भेदभाव को नकारा और अपना सरनेम त्याग दिया। शास्त्री तो उन्हें विद्यापीठ से मिली उपाधि थी जो बाद में उनकी पहचान बन गई। आजादी के बाद जब वो रेल मंत्री बने तो एक ऐसा वाकया हुआ जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई जिसमें कई लोगों की जान चली गई। वैसे तो तकनीकी गलती थी, लेकिन शास्त्री जी ने कहा मैं इस विभाग का मुखिया हूँ, जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने तुरंत अपना इस्तीफा नेहरू जी को दिया। दोस्तों, आज के दौर में जब नेता कुर्सी से चिपके रहते हैं, शास्त्री जी का वो त्याग हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या असली नेता ऐसा होता है। 1964 में नेहरू जी के निधन के बाद सवाल उठा, अब कौन? दुनिया को लगा कि भारत अब बिखर जाएगा। एक 5 फुट 2 इंच का सीधा साधा इंसान प्रधानमंत्री बना। पाकिस्तान के जनरल आयुब खान ने सोचा ये धोती कुर्ता पहनने वाला क्या लड़ेगा, और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल थी। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। उस वक्त भारत की स्थिति बहुत खराब थी। हमारे पास खाने को अनाज नहीं था। अमेरिका हमें खराब क्वालिटी और लाल गेहूं भेजता था। जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने धमकी दी, युद्ध रोको वरना हम अनाज भेजना बंद कर देंगे। शास्त्री जी का स्वाभिमान जाग उठा। उन्होंने देश से कहा हम भूखे रह लेंगे लेकिन किसी की धमकी नहीं सहेंगे। उन्होंने देशवासियों से अपील की, हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ दीजिए, और इसकी शुरुआत उन्होंने खुद अपने परिवार से की। उनके घर में चूल्हा नहीं जला, तब जाकर उन्होंने देश से ये अपील की। इसी दौरान उन्होंने वो नारा दिया जो आज भी हमारे खून में उबाल कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से एक जय हिंद का नारा लगता है। बॉर्डर पर उन्होंने सेना को खुली छूट दी। उन्होंने जनरल से बस इतना कहा, आप देश की रक्षा कीजिए और बताइए कि हमें लाहौर में चाय कब पीनी है। भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुस गई और लाहौर के पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहरा दिया। दुनिया हैरान थी कि ये शांति दूत शास्त्री इतना आक्रामक भी हो सकता है। युद्ध में भारत जीत चुका था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव, खासकर रूस और अमेरिका का दबाव था कि समझौता किया जाए। शास्त्री जी तशकंद, रूस अब उज्बेकिस्तान गए। 10 जनवरी 1966 को समझौते पर दस्तखत हुआ। उस रात शास्त्री जी बहुत बेचैन थे। कहते हैं कि उन्होंने अपने घर अपनी पत्नी ललिता शास्त्री को फोन किया था। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें यह समझौता पसंद आया? ललिता जी ने नाराजगी में फोन पर बात नहीं की क्योंकि जीती हुई जमीन वापस कर दी गई थी। इस बात ने शास्त्री जी को अंदर से तोड़ दिया। वो कमरे में टहलते रहे, बेचैन परेशान, और फिर रात के 1:30 बजे वो खबर आई। बताया गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। लेकिन जब उनका पार्थिव शरीर भारत आया तो जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। उनका शरीर नीला पड़ चुका था। उनके शरीर पर कट के निशान थे, चादर पर खून के धब्बे थे। सवाल उठता है, अगर हार्ट अटैक था तो शरीर नीला क्यों पड़ा? अगर हार्ट अटैक था तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? शास्त्री जी के निजी डॉक्टर चुग और उनके नौकर रामनाथ, जो उस रात वहां मौजूद थे, जब वो गवाही देने के लिए कोर्ट जा रहे थे तो दोनों की अलग अलग संदिग्ध एक्सीडेंट में मौत हो गई। क्या यह इत्तेफाक था? सच्चाई क्या है ये शायद फाइलों में ही दफन हो गया। दोस्तों,
उनकी मृत्यु कैसे हुई ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया इसमें कोई बहस नहीं है। जब वो मरे तो उनके बैंक खाते में कुछ 100 रुपये थे और एक पुराना कार लोन बाकी था, जिसे बाद में उनकी पत्नी ने अपनी पेंशन से चुकाया। आज जब हम भारत की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि 1965 में शास्त्री जी ने रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं की होती तो शायद भारत का नक्शा कुछ और होता। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखें।